वी डिस्कस टॉपिक इज दैट इज रेडियो एक्टिविटी चैप्टर्स। आपको मालूम होगा कि क्लास 10 का जो रेडियो एक्टिव चैप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट भी है। सम क्वेश्चंस नियरली 5 मार्क्स 4 मार्क्स का ये बोर्ड में आता है। बेसिकली छोटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये आता है, ठीक है। ये है आपको, तो इसको भी आपको पढ़ना है, इसको इजी वे में नहीं लेना है बिकॉज ये फिजिक्स है तो चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है इसमें। तो केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हो और फिजिक्स में ऑलरेडी है ही है। तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एटम से रिलेटेड है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का मतलब ही होता है डिसइंटीग्रेट, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो डिसइंटीग्रेट होता है और उसमें से रे निकलता है, इनविजिबल रे। तो ये जो इनविजिबल रे निकलता है और पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। मीन्स इट इज ए काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, that element which radiate spontaneously when it exposed to air। ठीक है, सुनना ठीक से, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे सुनना है। तो कोई भी चीज़ को, कंसेप्ट को आप पहले क्लियर करो। बुक को पढ़ना है, सेल्फ स्टडी तो है ही है, तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में सुनना भी है ठीक से और उसको फॉलो भी करना है, उसको लिखना भी है। तो ये है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या हुआ कि वैसा एलिमेंट, सब सारा एलिमेंट ऐसा नहीं है रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रेडिएट करता है, मतलब रेडिएशन निकलता है व्हेन इट एक्सपोज टू एयर। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरा कोई भी एलिमेंट बोलेंगे आयरन, तो आयरन से एक्सपोज करने से रेडिएशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा एलिमेंट है जो वो रेडिएट करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं स्टेबिलिटी, आइसोटॉप्स में आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स। तो उस केस में अनस्टेबल जो आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और स्टेबल जो आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मोर और लेस वो स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे क्लियर ना? तो क्लियर क्या है कि अनस्टेबल जब रहेगा आइसोटॉप्स, मतलब अनस्टेबल आइसोटॉप्स का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो ज़्यादा होगा मोर देन प्रोटॉन, वो अनस्टेबल होता है। जैसे अगर यूरेनियम में देखो तो 92 और 237, आपको मालूम है एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास, आप यहाँ थोड़ा ध्यान देना, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये अगर ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से ये अगर ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा आइसोटॉप्स। जैसे आप देखो यूरेनियम है, मान लो 92 और क्या लेंगे बोलो 235 एंड 237 मान लो लेते हैं, तो आप क्या देख रहे हो? न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ प्रोटॉन 92 है और इसमें माइनस करो तो न्यूट्रॉन क्या होगा? ज़्यादा है, मोर देन प्रोटॉन। तो जब मोर देन प्रोटॉन होगा तो क्या होगा? 237 लो, वही है मोर देन प्रोटॉन। तो उस केस में ध्यान देना, ये सब बेसिक चीज़ है। तो वह एलिमेंट जिसका ऐसा कंडीशन होगा वो जनरली क्या होता है? रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि अनस्टेबल आइसोटॉप्स है। अनस्टेबल दो तरह का आइसोटॉप्स होता है, सुनोगे, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल मीन्स व्हेन दैट आइसोटॉप्स इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब उस आइसोटॉप्स का अगर इक्वल आ गया तो वो स्टेबल आइसोटॉप्स कहलाएगा। ठीक, और अनस्टेबल अभी हम बताएं। क्लियर आ गया, समझ में आया? अगर आप एक और भी चीज़ जान लो, जैसे हम लोग बोलते हैं टीन का आइसोटॉप सबसे ज़्यादा होता है, 10 आइसोटॉप्स होता है। हम लोग पढ़े हैं कि भाई किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है। एक तो नहीं, 2 बोलो आइसोटॉप्स, हमेशा 2 आएगा, एक तो होगा नहीं। ठीक है, 2 आएगा या 3 आएगा। जैसे हम लोग क्लोरीन का पढ़ते हैं 35 एंड 37, तो इसी तरह से किसी में 3 होता है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे है टीन का 10 आइसोटॉप सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन आता है भी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप किस एलिमेंट का होता है? दैट इज टीन, SN, दिस वन। ये तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप दैट इज 10 आइसोटॉप्स। ये 10 जो हैं आइसोटॉप्स होते हैं इसका। नाउ क्लियर? अब हम आते हैं वापस बेसिक चीज़ में। ये तो आपको समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़। अब देखो एक मिसकंसेप्ट है। ये मिसकंसेप्ट क्या है कि जो अगर यूरेनियम निकाल लिया, मान लीजिए आपके हाथ में यूरेनियम आया, रॉ मतलब माइन से निकला,
तो आपको लगेगा अरे इसको छुएंगे नहीं, ये डिसइंटीग्रेट करेगा, रेडिएशन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्ट है, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली 2-3 महीना पहले हम लोग जो है रिसर्च जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ हम लोग गए थे क्लास 12 को लेके। तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ का डिस्कस किए थे। वहाँ पे स्टोन रखा हुआ था, और का जैसे यूरेनियम स्टोन होता है रॉ, वो रखा हुआ था खुला। तो द स्टूडेंट्स टेलिंग द सर ये कैसे हो सकता है? हम बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा, हाँ रेडियो एक्टिव होगा, क्योंकि ये एक्टिव स्टेज में नहीं है। तो फिर हम बोले आप पूछ लो, तो डिस्कशन हुआ, बताया भी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि ये जो है निकलता है और रेडिएशन करेगा खुले तौर पे, नहीं, उसको एक्टिव स्टेट में लाता है। जैसे एक और रखा हुआ था वहाँ पे रिसर्च सेंटर में, इतना छोटा डब्बे में ट्रांसपेरेंट था, और उसमें पाउडर्ड फॉर्म में था, वो पूरा सील था। उसने बताया कि देखिए अगर ये वाला है जो है, ये है एक्टिव फॉर्म, रेडियो एक्टिव, इसको हम खोल नहीं सकते। तो ये ध्यान रखना। हमने रिसेंटली बात की, हम कोशिश भी करेंगे कि ये एक यहाँ पे प्रोग्राम एक हो जाए, यहाँ स्कूल में बुला लें, वो लोग बोला भी है, देखते हैं अगर होगा तो ये लोग लेके वो पूरा स्पेसिमेन लेके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो वो अच्छा हमको लगता होगा प्रोग्राम, देखते हैं, कोशिश में है। तो एक ये हुआ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से एटम में आ जाते हैं, शुरू से जो बैकग्राउंड है। तो बेसिक तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आप देख लो, बेसिक में आते हैं क्या, वही स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का स्ट्रक्चर पे ही जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि आज रेडियो एक्टिव का देखना होगा कि कौन एलिमेंट करता है कौन नहीं करता है। तो एटम में क्या है आपको पता है कि कोई भी एटम जो है उसका जो ऑर्बिट है, इसमें 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एटम है उसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आता है, देखना छोटा छोटा सुनेंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान, एकदम एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम आपको ये चीज़ हमेशा बताएंगे, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रोहित इधर देखना, ठीक है। तो क्या है कि क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ जो ये है ऑर्बिट है वो किस पे डिपेंड करता है, आप बताओ। किसी भी एटम का नंबर ऑफ एटम किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर मीन्स नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। प्रोटॉन आप बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन, बट ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑलवेज क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में भी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट किसी भी एटम का, सुनोगे आप, नंबर ऑफ ऑर्बिट किसी भी एटम का नंबर ऑफ ऑर्बिट वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, दिमाग यहाँ रखना है, ठीक है। एवरीथिंग यू फॉरगेट, सब कुछ भूल जाओ, पढ़ाई करो, क्या है आसपास नहीं सोचना है ना सुनना है, ध्यान रखिएगा। कल यही बात हम बताते हैं बच्चे को भी, आप लोगों को भी बताते हैं हमेशा। वेन एवर यू स्टडी फॉरगेट एवरीथिंग, हर चीज़ बोलो, इधर उधर नहीं देखना है, पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे होना है। तो क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्वेश्चन आता भी है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा और बाय मिस्टेक गलत होता है, इसी तरह मार्क्स कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नॉट नंबर ऑफ प्रोटॉन। कंफ्यूजन बहुत आता है वहाँ पे ऑप्शन देख के, अरे लगेगा अरे प्रोटॉन होगा, क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तब जो मन हुआ कर देते हो। तो लॉजिकली आपको समझना है। तो ये डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट में मूव करता है, प्रोटॉन तो करता नहीं है। आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ही गलत होता है बच्चे से, एटॉमिक नंबर। अब ये बच्चा समझ रहा है कि चलो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो इक्वल है और एटॉमिक नंबर पे ही आएगा, तो आप क्या करते हो, प्रोटॉन लिख दिया, कोई एटॉमिक नंबर लिख देता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ किस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया? अब देखना ऑर्बिट का, यू नो दैट, ध्यान दीजिए आप लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे आएगा, 2n², यहाँ देखना, ठीक है। ये पूरा ध्यान बोर्ड पे दो जो बता रहे हैं। तो 2n² पे मैक्सिमम नंबर आपको पता है, देखो इधर, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। अगर थर्ड ऑर्बिट बोलेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, 18, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको n जो डिपेंड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि अगर 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 288, तो कितना आ गया, 3 ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट किस पे डिपेंड किया, इलेक्ट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन हम 10 लेंगे
तो नंबर ऑफ ऑर्बिट आएगा क्या 3? 3 आएगा नहीं, तो 2 आ जाएगा, तब हमारा 2 आ जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे। आपको ये क्लियर हो रहा है? 18 होगा तो 3 ऑर्बिट है ना, 10 होगा तो 2 ऑर्बिट। तो किस पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 फिर इंपॉर्टेंट है, सुनना ठीक से। आप लोग पढ़ाई ऐसा करो, ठीक से अटेंड करो, तो आधा क्या 70% कवर हो जाता है। ध्यान देना होगा। अब देखो एक और है, और एक क्या आता है देखो, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हम बताएं, यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया है ना। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है अरेंज होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल। क्लियर? अब आपको एक चीज ध्यान देना, देखो हम एक बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, सेकेंड ऑर्बिट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे यहाँ ठीक से 8 इलेक्ट्रॉन रखा हमने, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट में मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखा, तो कितना हो गया टोटल? 12, 2, 8, 2। ध्यान देगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, आउटर मोस्ट। अब यहाँ सुनना, इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना हुआ? K-L-M है। अब यहाँ पे देखो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर नजदीक वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये K, इसमें जो एनर्जी लेवल होगा इसका ये कम होगा एज कंपेयर टू L। L हैज मोर एनर्जी लेवल देन K। सिमिलरली M हैज मोर एनर्जी लेवल देन L। मीन्स एज द, सुनोगे, ध्यान दो, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं, अदर एक्टिविटी मत करो। आई नो एवरीथिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ बाई फेस, सब पता चल रहा है गौरव हमको भी, तुम ध्यान देगा इधर, ठीक है। अदर एक्टिविटीज पे मत लो। तो K ज़्यादा रहेगा, L ज़्यादा रहेगा K से, M ज़्यादा रहेगा L से। कहने का मतलब है जैसे जैसे व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएगा। अब यहाँ एक टर्म और आता है, सुनोगे, ये बेसिक है। क्या टर्म आता है कि एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल याद रखना हमेशा, देयर इज सर्टेन एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। मीन्स अगर लोअर ऑर्बिट है, लोअर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, उसका एनर्जी लेवल कम होगा। हायर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा एनर्जी से वो मूव कर रहा है, वो ज़्यादा एनर्जी से मूव कर रहा है, हमेशा याद रखना। तो क्या है, अब देखो, अगर इसका ओरिजिनल जो एनर्जी है, सबका अपना अपना क्या है, ओरिजिनल एनर्जी लेवल है, तो जिसका अपना जो ओरिजिनल, हर एक का जो ओरिजिनल एनर्जी लेवल है, दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट। तो जो भी एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल, ठीक है, किसका? ऑर्बिट का, ऑर्बिट, ऑल द ऑर्बिट, सबका अलग अलग होगा। तो ये क्या कहलाएगा? स्टेशनरी स्टेट। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? व्हाट इज स्टेशनरी, सुनोगे ठीक से, व्हाट इज, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टेशनरी स्टेट? मीन्स स्टेशनरी स्टेट मीन्स दैट द एनर्जी लेवल ऑन विच, इन विच या विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी लेवल और इट्स स्टेशनरी स्टेट। क्लियर? एक्साइटेड इज, 2 आता है, एक स्टेशनरी और एक आता है एक्साइटेड। अब यहाँ ध्यान देना, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ाया जाता है, एक्साइटेड स्टेट कितना एनर्जी निकालते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है, आप लोग जो अभी बोल रहे थे, बात करते रहे, क्या है इसमें, क्या पढ़ के फायदा है? फायदा यहाँ पे है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही छोटा लेवल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी मान लो, सपोज एक एग्जाम्पल देखो कि हम मान लो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके, समझोगे, ये एनर्जी देके इसको बाहर निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरा एटम में। सुनोगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरा एटम में, इधर देखो, दूसरा एटम में ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, देखना एकदम प्रैक्टिकली, एकदम आराम से। तो जब एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, क्यों? तो जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, बोलो?
इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। नाउ इट बिकम्स आयन। अगर मान लो 12 है, मीन्स मैग्नीशियम है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके हमने निकाल दिया, नाउ इट बिकम्स Mg2+। ये क्या हो जाएगा, Mg2+ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, तो ये Mg2+ आ गया। यहाँ देखिएगा फिर से, तो Mg2+ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ, लूज होके ये आयन बन गया। सुनोगे, तो ये क्या बन गया, आयन। अब देखो ये जो एनर्जी है जिसके कारण, सुनोगे एकदम सब रिलेटेड टर्म है, आप लोग भूल जाते हो, रटने की कोशिश करते हो। ये एनर्जी के कारण ये क्या बना, आयन बना। क्या बना, आयन। तो ये एनर्जी के कारण जब आयन बना, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। सुनोगे ठीक से, यहाँ आपका पीरियडिक टेबल का भी क्लियर हो जाएगा, देखना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ देखना, या इंथैल्पी, ध्यान से सुनो, ये आयनाइजेशन इंथैल्पी, या इंथैल्पी मीन्स एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एक गलती क्या करता है बच्चा, बोलता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, कंफ्यूज हो जाता है, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये भी दिखता है आयनाइजेशन इंथैल्पी या एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा उससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा। समझ रहे हो बात को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आयनाइजेशन है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आया, इलेक्ट्रॉन आया, गेन किया, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बात समझ रहे हो। तो होता क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करें तो एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान देना, दोनों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यहाँ पे मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने दिया, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लेगा। तो ये जितना लिया, जब इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। उल्टा है, जस्ट ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी निकलेगा, एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब क्लियर है दोनों। तो ये ध्यान में रखना है, ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन का बेस पे। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये आपको, इसको बेसिक है, ये तो आपको पढ़ना ही होगा बेसिक में, नहीं तो आपको रेडियो एक्टिविटी भी जो है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हमेशा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से रेडिएशन जब आप डिसइंटीग्रेट करता है तो एक एटम डिसइंटीग्रेट के दूसरा एटम बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक एटम से दूसरा एटम बन जाता है, ठीक है। तो वो भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाद में जाता है, इसको जो जैसे यूरेनियम के बाद जितना भी आता है वो एलिमेंट आता है, जो एटम डिसइंटीग्रेट करके दूसरा नया एटम बनता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट, आप लोग सुने होंगे आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट का मतलब क्या, मैन मेड एलिमेंट। वो नेचर से नहीं मिला है, वो हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनता है, तो वही ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, डिसइंटीग्रेट कराएं, तो दूसरा एलिमेंट वो बनेगा, ठीक है। ये होता है। तो अब आ जाते हैं, तो समझ में आ गया। अब आते हैं फिर से इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन ही एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 पॉइंट, दैट इज चार्ज। हाँ, याद रखिए, अभी से माइनस पे आएगा चार्ज। एक चीज़ गलत मत करना, जब भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज देगा माइनस देना भूलना मत। माइनस प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो अब आप ये समझ में आ गया। अब देखो आइसोटॉप्स आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का बात हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ आपको यहाँ याद रखना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज क्या आएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ध्यान देना, ये kg में होगा। अगर आपको ग्राम में देगा आंसर तो 9.1, ये याद रखिएगा, MCQ में आ सकता आता है, -10 to 28 होगा ना, 3 से ग्राम, ये ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राम आया। ये हमारा मास हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्लियर।
तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आइसोटोन। इधर देखिए आप लोग, है ना, आइसोटोन में क्या है, नेम है आइसोटोन। आइसोटोन्स का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमेशा दिमाग में अलग अलग कैटेगरीज वाइज दिमाग में बैठा हो। आइसोटॉप्स सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार सिमिलर नंबर ऑफ एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एंड आइसोटॉप्स आइसोटोन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स इक्वल होगा, दैट इज, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। दो एलिमेंट का सेम न्यूट्रॉन। देखो अब डिफरेंट क्या, देख लो, एक एग्जांपल ही देख लो। जैसे हमने लिया पोटासियम, देखो अब ये क्लियर हो जाएगा। मान लो आर्गन, यहाँ क्लियर देखिए आप, पोटासियम का एटॉमिक नंबर बोलिए 19, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पोटासियम 39, इसको हम लोग 39 बोलेंगे राउंड ऑफ करके, 39। आर्गन बोलो, इधर देखो, आर्गन 18 होता है, ये होता है 40, 38.5 होगा सर। हाँ तो 40 इसको लेते हैं राउंड ऑफ, हमेशा बोल रहे हैं राउंड ऑफ ले रहे हैं हम। जैसे 38.5 जैसे सुनो हाइड्रोजन का 1 लेते हैं लेकिन होता है 1.008, इसी तरह 38.5 का राउंड ऑफ तो 39। हाँ देख लो देखो दो छोड़ दो, ये आया। अब देखो यहाँ पे देखो, टू द पॉइंट पे आओ, अननेसेसरी पे नहीं जाना है, टू द पॉइंट। हमेशा होल नंबर पे देगा क्वेश्चन का आंसर आपको। यहाँ पे अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमने न्यूट्रॉन का बात किया है, न्यूट्रॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, एटॉमिक मास माइनस 39 माइनस 19 कितना आया, 20 40 20 आ रहा है। इसमें आर्गन का कितना हो गया भाई, आर्गन का 40 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आर्गन का 39 सर, 39 ही होता है 39 90 20 कितना आएगा सर, 40 होता है आर्गन का। नहीं 40 ही होता है, सर, और एटॉमिक नंबर 18 होता है। 18 ही है ना। हाँ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गया था सर, होगा 22 होगा। 18 लीजिए सर, 18 तो क्या हो गया 22। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो इक्वल नहीं आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल आया। अच्छा मान लो मैग्नीशियम और सोडियम लेते हैं, देख लेते हैं, रुको 11 और 23। मैग्नीशियम एंड सोडियम, रुको देखो आराम से, ये कितना होगा, सोडियम 11 है, चेक कर लेते हैं 23 और ये 12 24। अब इसका देखते हैं, न्यूट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस 11, न्यूट्रॉन ना निकाल रहे हैं, कितना आया 12, और ये आ रहा है देखो 24 माइनस 12, ये 12 आया। तो ये 12 आ गया, यहाँ पे नहीं आया, तो ये मेरा क्या है, आइसोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, नो यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोन हो गया। अब क्लियर है, समझ में आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट आते हैं, देखते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ तो अभी हम लोग एक जगह गलती किए थे, क्या हमको वही समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि ये जो है आर्गन, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट गलत किए थे, ध्यान नहीं दिया हम लोग। आर्गन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18 की 20 है, 18 ही था ना, हम लोग ये लिए थे ना, ठीक है, तब 20 नहीं लिए थे, और इसका कितना लिए थे, पोटेशियम का 19, हाँ ठीक है, 20 तो नहीं होता, 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का, ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग सही थे, हम लोग का वहाँ पे ठीक था कि ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका इस दोनों का क्या था, डिफरेंट था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, निकाल के आप देखिए कैलकुलेट करके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इक्वल आना चाहिए, तब क्या होगा, आइसोटोन्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो यहाँ देखना आप, रेडियो एक्टिविटी में आ जाते हैं, मेन रेडियो एक्टिविटी। अब चलो आते हैं वापस, रेडियो एक्टिविटी देखना, ठीक है। तो अब एक जैसे आप बता रहे थे,
हो गया, चल ना छोड़ जल्दी करो। तो एक और देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इजी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब जितना इंपॉर्टेंट इसको कर लेना। अब आ जाओ टू द पॉइंट जल्दी से। रेडियो एक्टिविटी ये एक तरह का प्रोसेस क्या था, इट इज एन, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, रेडियो एक्टिविटी इज ए, किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह का फिनोमेना, दिखना इधर, इधर सुनना, इट इज ए स्पॉन्टेनियस, ये याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या फेनोमेना है। क्या प्रोसेस है? सुनना, इधर ध्यान दो, छोड़ दो, इधर ध्यान देना, हो गया है, इधर ध्यान दो। अब सुनेगा ठीक से, आपको ये ध्यान देना है, इधर सुनना है ठीक से। तो रेडियो एक्टिविटी किस तरह का प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। कौन सा? स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस, अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है सुनोगे, स्पॉन्टेनियस का मतलब है नो नीड ऑफ एनर्जी। सुनोगे तुम लोग, ध्यान इधर उधर छोड़ दो, अपने आप होते रहेगा, अगल बगल जो भी सराउंडिंग्स है उसको भूल जाना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो सराउंडिंग नहीं देखो, आप लोग क्या करते हो, ज़्यादा सराउंडिंग्स देखने लग जाते हो, ध्यान इधर, फोकस यहाँ पे। तो ये क्या करना है कि न्यू नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ देखिए, इधर इधर पुष्कर, इधर बोर्ड की तरफ है ना आप लोग। तो नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप होगा, हम उस पर एनर्जी नहीं लगाएंगे। जैसे आप मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुनोगे, कॉमन सा रोज हम लोग करते हैं, स्पॉन्टेनियस हमारे सामने होते रहता है, बोलेंगे कौन सा? तो देखिए, आप पानी रखो तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्पॉन्टेनियस। क्या हम एनर्जी देते हैं? वो अपने आप होते रहता है ना, एट एवरी टेम्परेचर, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन होता तो है। जैसे गर्मी में ज़्यादा रेट में इवोपोरेट करेगा, अभी कम रेट में, लेकिन होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें हम एनर्जी का जरूरत नहीं है। तो रेडियो एक्टिव भी ऐसे, रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसा प्रोसेस है कि स्पॉन्टेनियस होता है, इसमें हमको हीट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो यूरेनियम रखा, तो इसमें क्या होगा, मान लो ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, यहाँ रखा हुआ है सपोज यूरेनियम, तो यहाँ एक्सपोज टू सनलाइट या एयर, नॉट सनलाइट, एयर, खुला हवा में, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट में आएगा, ये रेडिएशन होना शुरू करेगा, ये रे निकलेगा, इनविजिबल रे। ये इस तरह का कि हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप, ये 3 तरह का जो है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे निकलता है। इसको बोलते हैं, ये गामा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, या नो चार्ज, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब ध्यान सुनो, ये कहाँ से आता है? ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स है, सुनोगे, ये रिलीज होता क्या, इसका इलेक्ट्रॉन इतना लूजली अटैच है, इतना एक्टिव है कि जैसे ही आता है कांटेक्ट में, वो रूम टेम्परेचर क्या ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में है, वो रेडिएट होना शुरू करता है, वेव निकलता है, एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, एक तरह का, अगर आप बोलोगे इसका एटम, ये जो एलिमेंट है इसका एटम डिसइंटीग्रेट कर जाता है, इसका एटम क्या होगा, डिसइंटीग्रेट करता है, निकलेगा, न्यूट्रॉन भी यहाँ से निकल जाता है, अपना पूरा एटम ही ब्रेक होता है। तो एटम जो ब्रेक होता है, डिसइंटीग्रेट, देखना, डिसइंटीग्रेशन, ध्यान दोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे का आपका इन फ्यूचर। अगर को बहुत सारे ऐसा पढ़ाई है, जैसे एटॉमिक रिसर्च में होता है, सुनोगे तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अभी, आप तो छोटा M10 में, 12, 11 आगे जाके और पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, रिसर्च वर्क होता है एटम में। अब जैसे मान लो आप चले गए न्यूक्लियर पावर में, तो वो सब पढ़ाई रिसर्च वर्क है ना। तो रिसर्च वर्क में ये सब का बहुत लार्ज स्केल में है, बहुत हाई लेवल में आता है, तो उसमें ये सब बताया जाता है। इसमें ये सब तो कुछ नहीं है, तो सब जानता है वहाँ पे इसका रिसर्च होता है, अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट बनता है ना। आप देखते हो, सुने होगे कि न्यूक्लियर पावर से हम लोग बहुत कुछ अब बनाते हैं, नॉट ओनली द न्यूक्लियर बम ही नहीं, इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और बहुत सारा वेलफेयर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंडिया मोस्टली यही करता है, हम लोग यही करते हैं, समझ रहे हो ना। ये अब देखो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन में एक आता है, डिसइंटीग्रेट करना, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION, या न्यूक्लियस ब्रेक करता है। भाई माइक क्यों है सर? बेसिकली रेडियो एक्टिव। अब एक क्वेश्चन सुन लेना, एक क्वेश्चन आया कि सुनोगे ठीक से, मोस्टली इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मोस्टली द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सुनोगे फिर से अगेन बोल रहे हैं, रिपीट, मोस्टली द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, लो। सो अगेन आई रिपीट, मोस्टली द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर, ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? हैज द एटॉमिक नंबर, ऑप्शन ए। क्या बोले हम कि जितने भी रेडियो एक्टिव मोस्टली होता है उसका एटॉमिक नंबर, सुनोगे, लेस देन 50, ऑप्शन दे रहे हैं, मोर देन 50, सुनना, इतना नहीं कंफ्यूजन होगा, मोर देन 82, डी नंबर, एनी, कुछ भी हो सकता है। सर मोर देन 50, क्या होगा इसका आंसर? एटॉमिक नंबर हैज द, जितने भी एटॉमिक नंबर है मोस्टली उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? नहीं, यही तो देखना है, इसलिए बोल रहे हैं अंदाज में नहीं करिए। ये सी नंबर, मोर देन 82। ज़्यादातर जितना भी न्यूक्लियर समझो, इसलिए बोलते हैं कि जो है तुक्का मत मारो, तुक्का में हमेशा गड़बड़ होता है, तुक्का चलने वाला नहीं है ना, तुक्का नॉलेज नहीं चलेगा यहाँ। तो ये क्या है कि मोर देन, क्योंकि जब भी काउंसिल बोर्ड, कोई भी बोर्ड क्वेश्चन सेट करता है वो सोच के करता है, वो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन देता है, खास करके एमसीक्यू ऐसा देगा कि आपको कंफ्यूजन आएगा, लगेगा सब सही है, या ऐसा देगा कि लगेगा अरे कौन सा होगा, कंफ्यूजन। तो ये हमेशा क्या होगा? मोर देन 82। ये ध्यान देना इधर, तो मोर देन 82 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको आज बताएं। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है। तो 3 टाइप का बोले हैं, ये अल्फा जो होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारा न्यूट्रल होगा गामा। ये गामा रे क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है। पेनिट्रेशन पावर का जहाँ तक सवाल है, सबसे ज़्यादा किसका होगा? गामा का, है ना। एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज नहीं है ऑब्वियसली उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, ये गामा का हुआ। बाकी इधर आपको क्लियर है। ये अल्फा, ये जानते हैं, हीलियम को से कंसिडर करते हैं, हीलियम 2+, है ना। इसको इट इज़ हीलियम को लेते हैं He++ 2+ लेते हैं, है ना। तो ये इक्वल टू हीलियम 2+ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे में। अब आते हैं, देखो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल जाते हैं। हेनरी बैक्वेरेल ने ये डिस्कवर्ड किया था, है ना। उसने एक इंसिडेंट में, भाई कोई भी डिस्कवर्ड होता है तो कभी कभी एफर्ट लगाना पड़ता है और कभी कभी अचानक हो जाता है किसी से भी। तो वो वही था, एक बार वो उसने लेके आया था एलिमेंट को और रैप करके उसने क्या किया था, अपना ड्रॉयर में डाल दिया था, अंधेरा था रूम में डाल दिया। और कुछ दिन के बाद जो है, 2 दिन 4 दिन जो भी हो, उसके बाद निकाला तो वो पेपर, उसमें ब्लैक पेपर और सब रखा हुआ था। निकाला तो देख रहा वहाँ पे क्या है, उसका रेडिएशन के कारण वहाँ पे स्केच बना हुआ, लाइनिंग किया हुआ था। उसको फिर उसने स्टडी किया और लास्ट में उसने इसका डिस्कवर करता है और रेडियो एक्टिविटी का बारे में उसने डिटेल बताता है। ये तो समझ गए, क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं इसमें? हाँ बोलिए। वो कवर में नहीं रहता तो डिस्कवर नहीं होता। ये तो वही बात है, वो कवर नहीं होता, डिस्कवर नहीं होता, सही बात है। अब जैसे नहीं बोलोगे न्यूटन, अब उसके ऊपर एप्पल नहीं गिरता तो डिस्कवर नहीं होता। हाँ, तो ये सब बहुत सारा बात है। अब आप बोलोगे कि डिस्कवर नहीं होता तो अच्छा था, हमको पढ़ना नहीं पड़ता, है ना। तो ये भी आप बोल सकते हैं, जब पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो आज हम लोग इतना साइंस डेवलप नहीं होता, ये भी सोचना है। हम लोग ये पढ़ लेते हैं, अरे डिस्कवर्ड हुआ, हमको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग डिस्कवरी नहीं होता तो मेरा साइंस इतना डेवलप नहीं होता। अब अगर आप ऐसे बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सुनोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, ये अगर डिस्कवर्ड नहीं होता तो आज मोबाइल फ़ोन नहीं रहता, आज हम टीवी नहीं देख सकते थे, हम लोग बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब हमारा है, ध्यान देना है इसको। क्लियर हो गया? अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो, एनी डाउट? नो ना। तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया है, ये पार्ट। अब देखो चार्ज के बारे में जो हम बताए थे, स्पेसिफिक चार्ज जानते हो, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज Q/m होता है, चार्ज बाय मास। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये सबको कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये सब बात मत करो, क्या कर रहे हो सब,
ठीक है, तो मास जो है अल्फा पार्टिकल का ये नियरली क्या होता है 4 टाइम्स, याद रखना, एक क्वेश्चन आता है 4 टाइम्स मोर होता है, 4 टाइम्स हमेशा याद रखो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा इट इज नियरली 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। याद रखें, क्वेश्चन आता है क्या बोले हम, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपका बुक में है जो अभी हम बताएं, स्पेसिफिक चार्ज का Q/m, चार्ज बाय मास, ठीक है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। स्पीड देता है अल्फा पार्टिकल का। अच्छा हाँ, एक और देखो, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है एटम का, सुनोगे, इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोर मत होना। न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना होता है, किसी भी एटम का एक एवरेज न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, रेडियस, या रेडियस मत बोलो, न्यूक्लियस का डिस्टेंस, रेडियस बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा वहाँ एटम का। तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस नियर अबाउट 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 14 से लेके 10 टू द पावर माइनस 15 तक आता है, उसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब थोड़ा बुक को अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे, हो जाएगा कि नहीं बोलो, ये कंप्लीट कर लेंगे, ये पार्ट आपका कंप्लीट है, ठीक है। बीटा के लिए आप जानते हो बीटा का इफेक्ट क्या क्या देता है, बीटा का फोटोग्राफिक प्लेट में इसका आता है, इफेक्ट पड़ता है, ये सब दिया हुआ बीटा पार्टिकल्स का, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब कर लोगे फटाफट बीटा पार्टिकल्स में। बीटा पार्टिकल और कौन सा रे देगा क्वेश्चन, बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस विच रे, दे दिया एक्स रे, गामा रे, कुछ भी दे दिया, रेडियो वेव्स क्या है, तो कौन सा रे प्रोड्यूस होता है, एक्स रे। बीटा पार्टिकल जब भी निकलेगा एक्स रे प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन सब आपको पढ़ना है, ठीक से एक एक लाइन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, अगर हम बोलेंगे बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, इज देयर एनी इफेक्ट इफ इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट, बोलो। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा सर, बोलो, डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, यस। तो ये क्या होगा, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट करेगा, समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन सब थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, ठीक है। अगर आपको बोले, अब एक सुनना यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझो, ध्यान नहीं दिए होगे, अल्फा बीटा सुनोगे इधर, अल्फा बीटा गामा तीनों निकल रहा है, अगर क्वेश्चन आ गया कौन सा पार्टिकल ज़्यादा निकलता है, क्या दोनों इक्वल निकलता है कि कौन सा ज़्यादा निकलेगा, बोलो बोलो, कौन सा, गामा, और कौन सा पार्टिकल निकलेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, रेडियोएक्टिव नहीं, बीटा पार्टिकल्स ज़्यादा रिलीज होगा, बीटा पार्टिकल्स क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। और विच पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीटा माइनस है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, समझो, ठीक है, ये सबको ध्यान दो। विच पार्टिकल कॉजेज मोर डैमेज, बायोलॉजिकल डैमेज, कौन सा पार्टिकल बायोलॉजिकल डैमेज ज्यादा करेगा, बीटा, सब में गलती हो रहा है ना, मोर देन अल्फा से भी ज्यादा करता है, ठीक है। क्यों बोलो, क्यों, नेगेटिव है सर, क्योंकि इट इज इजीली पेनेट्रेट द स्किन को हमारा शरीर में इजीली पेनेट्रेट कर जाता है, तो ये बीटा पार्टिकल जो है ज़्यादा डैमेज करता है देन अल्फा। हम गामा का बात नहीं कर रहे हैं, हमने किससे बात किया, कंपेयर किया अल्फा के साथ। सर तो गामा तो ज्यादा, गामा का बात नहीं कर रहे हैं हम तो क्या बोले हम, अल्फा और बीटा में अगर कंपेयर करो तो दोनों में आपका बीटा का बायोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होगा। यू नो दैट गामा इज मोर पेनेट्रेटिव पावर, ये तो पता है, हम यहाँ पे गामा को ला ही नहीं रहे हैं। सर आप क्वेश्चन किए कि किसके बाद ज्यादा है, हाँ देन बीटा है, हम ये बोले हैं, अल्फा एंड बीटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, बोलो, हो जाएगा कि नहीं। बीटा पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सब याद रखिएगा, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, देखना बुक में दिया होगा कहीं, ठीक है। अच्छा, व्हाट पार्टिकल आयनाइज द गैस, अल्फा बीटा गामा बीटा,
ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए बोल रहे तुक्का नहीं मारना है, पढ़ना होगा, है ना। तुक्का मारोगे तो चांसेस ज़्यादा गलत होने का ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि ये अल्फा से नियर अबाउट, सुनना, अल्फा पार्टिकल से नियर अबाउट 100 टाइम्स, ये 100 टाइम्स मोर देन अल्फा, सुनोगे, मोर देन अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है 1/100 टाइम्स। क्या करने लग गया तुम लोग, हाँ, आयनाइजेशन रखो। सूर्यान कितना सूरज की तरह चमकेगा, हाँ, देखो गंदा इशारा करता है ना। हाँ, तुम लोग ज़्यादा ध्यान इधर उधर रखते हो, इसीलिए पढ़ाई में तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, बोलो। अब आप बोल रहे थे अगर गामा लेते हो तो सुनो, अगर गामा का बायोलॉजिकल डायमेंशन का गामा इंक्लूड करते हो तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, गामा। गामा कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन बॉडी, तो गामा सबसे ज़्यादा होगा। अगर अल्फा बीटा में लेते हैं, बीटा, ये याद रखना। थोड़ा सुनो, इसका सुनोगे, ध्यान इधर उधर मत रखो। ये देखो बात करने लग गए, इससे क्या होता है कि आप ध्यान इधर को पढ़ाई पे, इधर इस पे नहीं, जहाँ कोई काम हो रहा है तो ठीक है उसको देखने लग जाए, ठीक है। ये सब हो गया। अब एक पार्ट बचा है सुनना, रेडियो एक्टिविटी का ध्यान दो। अब रेडियो एक्टिविटी क्लियर हो गया है, अब सुनना रेडियो एक्टिव का फ्यूजन। फ्यूजन जो बताएंगे, जैसे मान लो यूरेनियम का फ्यूजन होके क्या बनता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलो इसको क्लोज करो।